सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे डिफिनेशन दे रखी, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो स्टार्टिंग में हम लोग बता रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का एक सिस्टमैटिक तरीके से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड इतने बिजनेसेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो उस रिकॉर्ड को जो मेंटेन कर रहे हैं उसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। Balance of payment. The balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world. तो उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन दे रखी है इसका कैरेक्टरिस्टिक। इट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ goods exported, services rendered, and capital received by residents and payments made by them on account of goods imported and services received from the capital transfer to non-residents or foreigners। यानी कि आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या बिजनेस रिकॉर्ड्स को एक कंट्री का पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स। तो यानी कि जो ये हमारा पहला पॉइंट है क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स। क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हम जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कौन सा करेंट अकाउंट में जाएगा, कौन सा एरर्स एंड ओमिशंस में जाएगा, कौन सा हमारा ऑफिशियल जो हमारा रिजर्व अकाउंट है उसमें जाएगा। तो एक क्लासिफाइड अकाउंट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट लाइन में जो हमें बता रहा है कि क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप बाहर में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड है। एंड कैपिटल रिसीव्ड हमें कैसे होगी, यहाँ पे मतलब है कि जो फॉरेन की कंट्री आकर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि जब फॉरेन की कंट्री हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो अपने साथ में कैपिटल लाती हैं, टेक्नोलॉजी लाती हैं। तो इसीलिए रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, जो आपने एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज रेंडर्ड, अगर आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करी, कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड कैपिटल रिसीव्ड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुई बाय रेजिडेंट्स। एंड नेक्स्ट कहता है पेमेंट्स मेड बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड सर्विसेज रिसीव्ड। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि अभी तक स्टार्टिंग लाइन में आप क्या बात कर रहे थे कि हम एक्सपोर्ट साइड से लेके चल रहे हैं कि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, या फिर फॉरेन जो है कंट्रीज की कंपनी हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसमें हमें जो है फॉरेन रिजर्व जो हमारा, या हम कहेंगे फॉरेन करेंसी हमें अर्न हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट साइड में क्या हो रहा है कि अब हम पेमेंट करेंगे उनको। पहले केस में तो हम पेमेंट को रिसीव कर रहे थे क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे या गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट सेकेंड पार्ट में हम पेमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द कैपिटल ट्रांसफर टू नॉन रेजिडेंट्स और फॉरेनर्स। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनेशन जो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है कि अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड and capital received by residents and payments made by them on account of goods imported and services received from the capital transfer to non-residents or foreigners। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका टू वे प्रोसेस है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ हमारा और भी चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की ये डिफिनेशन की बात हुई। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स
यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी कंट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें क्या पता चलता है। तो पहला बात इसने बता रखा है कि records all the transactions that create demand for and supply of a currency। तो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी, जब आप क्या कहते हैं डिमांड आपको करेंसी की क्यों कब पड़ेगी, जब आप कुछ किसी चीज को आप इंपोर्ट करेंगे, तो आपको अगर इंपोर्ट करेंगे तो आप डिमांड करोगे करेंसी की कि हमें जो है उसको इंपोर्ट जो हमने किया अब उसकी हमें पेमेंट करनी है। तो डिमांड फॉर करेंसी, और सप्लाई के केस में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सप्लाई हुई। तो दिस इंडिकेट्स डिमांड सप्लाई इक्वेशन ऑफ द करेंसी, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन है वो इंडिकेट करता है हमारा बैलेंस ऑन पेमेंट। एंड अगेन दिस कैन डिराइव चेंजेस इन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी विद अदर करेंसीज। तो हमारी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो हमें ये प्रोवाइड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आगे इसमें बता रखा है कि आगे सेकंड पॉइंट में बता रखा है दिस कैन डिराइव चेंजेस इन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी विद अदर करेंसीज, यानी कि जो हम एक्सचेंज रेट हमारा डिटरमिन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है एक्सचेंज रेट मार्केट में डिटरमिन्ड होता है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, जो हम मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं। तो वहां पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पहला क्या काम कर रहा है कि सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी क्रिएट कर रहे हैं, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरा, डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन को बता रहा है किसके लिए, करेंसी के लिए। और तीसरा, एक्सचेंज रेट हमारा डिटरमाइन करने में ये हेल्प कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी, कि हम जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी कंट्री कितने बिजनेसेस में आगे जा रही है या पीछे है, उसके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं या इंपोर्ट ज्यादा है, क्या वो सरप्लस में है, डेफिसिट में है। इसके अलावा उसकी इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग जब होती है तो हम कहते हैं कि सपोज करो अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि $1 परचेज करने के लिए आपको कम रुपी पे करना पड़ेगा। सपोज करो कि अभी हम 70 रुपी एग्जाम्पल के तौर पे पे कर रहे हैं $1 के लिए। अगर हम $1 के लिए कुछ टाइम बाद सिर्फ 60 रुपए पे करें तो हम कहेंगे कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। और वीक जब होगी इसका अपोजिट होगा, आपको इंडियन रुपी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप जो 70 रुपी पर $1 पे कर रहे थे, अब अगर आप सपोज करो कि आपको 75 रुपी पे करना पड़े तो आपकी करेंसी वीक होगी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो आगे बताया कि कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का जो हमारा ट्रेंड है उसको कंफर्म कर सकता है। एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी, कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। दिस में ऑल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्सल इन द ट्रेंड, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान है उन सब में नेगेटिव रहा है, सिर्फ 2 प्लान्स को छोड़ के, जिसमें हमारा 2 प्लान्स में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा था। उसके अलावा जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान है सब में नेगेटिव रहा है। तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव या फिर डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट की जो बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर, ये हमें बता रहा है कि हम स्टार्टिंग से तो डेफिसिट में चल रहे हैं, लेकिन जब अब हम सरप्लस में आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि रिवर्सल इन ट्रेंड देख रहे हैं। रिवर्सल इन ट्रेंड कैसे है कि अभी तक आप डेफिसिट में चल रहे थे लेकिन अचानक से आप सरप्लस में आ गए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्सल इन द ट्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है दिस में इंडिकेट पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या भी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जब वो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरवीन करता है, कि अभी जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी है,
तो इसमें हो क्या रहा है कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं सबकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। तो डाउन जा रही है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो भी इंटरवीन कर रही है। इसके साथ साथ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंटरवीन कर रहा है। तो जो हमें इंटरवेंशन थ्रू क्रिएट हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ये बताता है कि जो किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो कब इंटरवीन करेगा या किन फ्रीक्वेंसीज पे वो इंटरवीन करता है। कि जैसे ही मार्केट में जो हमारा एक्सचेंज रेट है अगर वो ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे एज ए सेंट्रल बैंक तो आपकी करेंसी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ये भी इंडिकेट कर सकता है कि पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री। तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो इंपॉर्टेंस को शो करते हैं कि पहला हमारा सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करता है जो क्रिएट कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी। उसके बाद है हमारा किसी कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है उसमें ट्रेंड शो करता है। और तीसरा है कि जो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है वो क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लेके आ रही है वो भी हमें पता चल सकता है थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें जैसे कि पता है कि ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं एज अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो सारा रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहा है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ आपके जो विजिबल आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स है गुड्स एंड सर्विसेज का उन्हीं को आप शो कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स अलोन विजिबल आइटम्स। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के उनको, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पूरा जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ एक कंट्री का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको रिकॉर्ड करता है। और जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमें पता है कि करेंट अकाउंट का एक पार्ट है। तो करेंट अकाउंट में हमारा क्या होता है, बेसिकली जो जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सिर्फ करेंट अकाउंट का एक पार्ट है। अगर कभी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेटमेंट होती है जो इकोनॉमिक सर्वे में होती है अगर आप उसको देखो तो सबसे पहले हमारा जो है विजिबल आइटम था तो उसमें एक्सपोर्ट दिया होगा, उसके बाद आपका इंपोर्ट दिया होगा, फिर उन दोनों को माइनस करके ट्रेड बैलेंस आता है। तो जो ट्रेड बैलेंस वो आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। फिर उसके नीचे 2-3 आइटम और होते हैं तो फिर उसके नीचे लिखा जाता है हमारा करेंट अकाउंट का बैलेंस। तो वो जो करेंट अकाउंट का बैलेंस आया अगर वो पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि हमारा जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, तो देयर इज नो करेंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर वो नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि देयर इज डेफिसिट इन करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डिफिनेशन उसके बाद डिफरेंस की बात हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ सिंपल जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बैलेंस है उसको। उसके बाद यहाँ पे इनविजिबल आइटम्स हमारे क्या क्या इन्वॉल्व होंगे। अभी तो हम इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम विजिबल आइटम की बात की। अब उसके बाद इनविजिबल आइटम्स में देख सकते हैं कि इंपोर्ट साइड में हमारे क्या क्या है। तो ऑन द साइड ऑफ इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आइटम्स। अ कंट्री विल हैव टू पे फॉर शिपिंग सर्विसेज एंड सरेंडर बाय अदर कंट्री। तो ये जो बातें कर रहा है ये स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिनेशन है कि उसके अंदर आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को, और आपके यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज है वो आके अपने प्लांट्स लगा रही हैं, इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेन रिजर्व का है वो अर्निंग होगी, यानी कि आप एक्सपोर्ट साइड पर होंगे।
तो वहां पे आपको पेमेंट रिसीव होगी। और इंपोर्ट्स में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, कि आप अगर गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड जो है हो रही है किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा, और आप जब जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर। तो इनविजिबल आइटम्स में पहला कि अगर आपने कोई सर्विसेज रिसीव करी, या फिर आप शिपिंग सर्विसेज में अगर आप कोई अपना जो कार्गो शिप्स हैं अगर उनके थ्रू अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वहां से आते हैं, तो आप जो उस पर चार्जेस देते हैं वो है। When the citizens of a country spend money while traveling abroad for pleasure or on business, technically speaking, it is like importing goods from the abroad या from abroad। तो आप ये जो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ कोई टूर पे जाते हैं या बिजनेसेस पे जाते हैं, वर्ल्ड बिजनेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। तो जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट वगैरह, वीजा वगैरह लगवाते हैं। तो उसके बाद आपको जो आपकी मनी है उसको फिर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, तो वहां पे जो इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेबल है वो डॉलर्स है। तो इंपोर्ट साइड में है, क्योंकि हम स्पेंडिंग कर रहे हैं तो इंपोर्ट साइड में है। इसी वजह से जो भी हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अब्रॉड कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल पर्पस से कर रहे हैं, बिजनेस के पर्पस से कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो है एक तरीके से इंपोर्ट ही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है A country may have to pay dividends to foreign investors। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप डिविडेंड दे रहे हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, कंपनी में जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर कोई फॉरेन का जो इंडिविजुअल है अगर वो इन्वेस्ट करे, तो आप जब जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, जितने भी उसने शेयर लगाए होंगे आपके, वो उसको आप डिविडेंड के जो है रूप में देंगे। तो जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो आप, क्योंकि फॉरेन पर्सन को पे कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, विच विल अगेन शो इंपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे अ कंट्री में हैव टू रिपे लोन्स बोरोड इन द पास्ट और मे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। जैसे कि हम इंडिया के केस में देखे थे, जब हमारा 1991 का क्राइसिस था, उसके अंदर क्या होता, हमने हैवी जो है लोन्स ले रखे थे, उसके हमारे इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज्यादा थे, और इतने चार्जेस ज्यादा थे कि हम 30,000 करोड़ रुपए एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहे थे 1991 के अंदर। तो ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं इंपोर्ट साइड में। तो इंपोर्ट साइड में होने का मतलब है कि आपको इनके लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, अपनी करेंसी को आप पे करेंगे। यानी कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आप ये अगर जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में इन ट्रांजेक्शन्स को आप करेंगे तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट की ओर जाएंगे, क्योंकि आप इंपोर्ट की साइड पे हैं। उसी तरह एक्सपोर्ट की साइड में देख लेते हैं क्या क्या इनविजिबल आइटम्स है हमारे। इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड कौन कौन से हैं? पेमेंट्स टू द कंट्री फॉर द बैंकिंग, शिपिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज रेंडेड टू अदर नेशंस। अगर हमारी कंट्री की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं या फिर शिपिंग है, इंश्योरेंस है या आईटी सर्विसेज है, अगर हम इन चीजों को फॉरेन कंट्री को प्रोवाइड करवाएं तो उससे जो हमें पेमेंट होगी वो हमारी इनविजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट साइड पे आएगी। उसी तरीके से इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सपोज करो हमने किसी फॉरेन कंट्री के शेयर जो है परचेज कर रखे हैं, तो वहां से जो डिविडेंड हमें मिल रहा है, या हमारी क्या कहते हैं ओनरशिप है, तो वहां पे जो हमारी इनकम आ रही है, तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद है मनी स्पेंट इन द कंट्री बाय फॉरेन टूरिस्ट, जो हमारे यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वहां से जो मनी आ रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन अब्रॉड, वही घुमा फिरा के बाद कि अगर हम फॉरेन कंट्री को लोन प्रोवाइड करें तो वहां पे जो हमें रीपेमेंट मिलेगी उस लोन की, एज वेल एज उस पे जो हमें इंटरेस्ट अर्न होगा, तो वो हमारा आएगा एक्सपोर्ट साइड ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो ये जो है बात हुई कि हमारे इंपोर्ट साइड में इनविजिबल आइटम्स के क्या आएंगे और एक्सपोर्ट साइड में क्या आएंगे। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, और ये जो हमारी लिस्ट है ये तो हमारी क्या कहते हैं और भी ब्रॉड हो जाती है। तो जो मेजर हेड है वो ये है कि हम क्या क्या इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो अकाउंटिंग मेथड है, रूल क्या है। तो सिंपल सा है, इफ अ ट्रांजैक्शन अर्ज फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, इट इज क्रेडिट एंड इज रिकॉर्डेड एज अ प्लस आइटम। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिससे आपको फॉरेन करेंसी की अर्निंग हो रही है, सपोज करो आपने एक्सपोर्ट किया
तो उसमें जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे फॉरेन करेंसी की अर्निंग हुई, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग का रूल, और उसको हम प्लस आइटम के जो है उसमें एज अ प्लस आइटम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमने जस्ट इसका अपोजिट किया कि हमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया कि जिससे हमें अपनी करेंसी पे करनी पड़ रही है फॉरेन कंट्री को, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम नेगेटिव अकाउंट आइटम जो है ट्रीट करेंगे। तो सिंपल रूल है कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हमें अगर जो है करेंसी अर्न होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे एंड उसको प्लस आइटम के तौर पे हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे हमें पेमेंट करनी पड़े, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट हम अगर कर रहे हैं, तो हम फॉरेन कंट्री को जहां से भी इंपोर्ट करेंगे वहां पे हमें उस इंपोर्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको हम डेबिट करेंगे और उसको हम एज अ नेगेटिव आइटम रिकॉर्ड करेंगे। अब बात आती है कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, कि जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनाते हैं उसमें कौन कौन से हमारे अकाउंट आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को एक करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, आईएमएफ है, एसडीआर एलोकेशन दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन, एरर्स एंड ओमिशंस और रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड। तो हम जो बात करेंगे एक करेंट अकाउंट की बात करेंगे, रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड की बात करेंगे और थोड़ा बहुत कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। और ये वाला जो दो अकाउंट है, ये जो एसडीआर है और ये हमारा जो ये है रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड, तो जब हम ऑफिशियल रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड अकाउंट वाले की जब अंदर जाते हैं तो उसमें हम कई सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। तो करेंट अकाउंट में हमारा क्या इन्वॉल्व होता है कि जो अभी हमारा ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, उसके अलावा जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज में हमारे विजिबल आइटम्स है, इनविजिबल आइटम्स है, जितना भी हमारा ट्रेड हो रहा है उसको हम करेंट अकाउंट के अंडर लाते हैं। कैपिटल अकाउंट में अगर कोई हमारे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट हो रही है उस चीज को लाते हैं। आईएमएफ अकाउंट है जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके यहाँ पे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें हमारा कितना क्रेडिट है या डेबिट है। एसडीआर एलोकेशन क्या है, एसडीआर एलोकेशन ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इसमें जो है जो वर्ल्ड की 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं उनका जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन हमने डिवाइस कर रखा है, बना रखा है कि इतना आपका एलोकेशन है, एसडीआर एलोकेशन है कि आपकी जो करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, उसके बेसिस पे हम लोग एसडीआर अकाउंट जो एसडीआर एलोकेशन है उसको डिटरमिन करते हैं। एरर्स एंड ओमिशंस, अगर कोई हमसे ट्रांजैक्शन में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, माइनर मिस्टेक हो जाती है तो उसको एडजस्टमेंट के लिए। और रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड जो हमारा है गवर्नमेंट का ऑफिशियल अकाउंट। तो एक एक करके इनकी हम लोग बात करते हैं। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आईएमएफ, एसडीआर एलोकेशन, एरर्स एंड ओमिशंस, रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड। तो सबसे पहले बात हुई करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, 3 चीजें इंक्लूड कर रखी है। करेंट अकाउंट refers to the inclusion of 3 balances of namely, पहला मर्केंटाइज बैलेंस, जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनका जो भी हमारा बैलेंस आया उसको। सर्विसेज बैलेंस, अगर हमने इनविजिबल आइटम्स को सर्विसेज करी, सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया या सर्विसेज हमने रिसीव करी तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे करेंट अकाउंट के अंदर। यूनिलेटरल ट्रांसफर बैलेंस, यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर हमें किसी कंट्री से हमें कुछ फॉरेन एड मिली या ग्रांट मिली उसको रिकॉर्ड किया, या फिर हम किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं जो है ग्रांट से इन एड या कुछ हम दे रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, आपके इसमें गिफ्ट्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये हमारे 3 हेड्स हैं करेंट अकाउंट के। पहला मर्केंटाइज बैलेंस, जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का गुड्स का एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर्विसेज के अंदर जितने भी इनविजिबल आइटम्स है उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमने कितनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड करी और कितनी सर्विसेज हम फॉरेन कंट्री से रिसीव कर रहे हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर बैलेंस, कि हम जो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा है, वन वे ट्रांसफर हो रहा है वो है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स इट रिफ्लेक्ट द नेट फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो गिफ्ट्स हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर आपके गिफ्ट्स हो गए। सपोज करो कि कोई फॉरेन कंट्री के अंदर जाता है या आपके फ्रेंड फॉरेन में रहते हैं तो वहां से अगर वो कोई गिफ्ट आपको सेंड कर दें या आप उनके लिए कुछ सेंड कर दें
तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर बैलेंस के अंदर आएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर का। सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर के एक फ्रेंड जो है हुआ करते थे फॉरेन में। तो उन्होंने क्या काम किया कि जो है उनको फरारी गिफ्ट करी। तो फरारी गिफ्ट करी तो उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि अब जो सचिन तेंदुलकर थे उनका कहना यह था कि जो ये तो मुझे गिफ्ट मिली है तो इसको मैं क्यों जो है क्या कहते हैं इस पे टैक्सेस पे करूँ, तो मेरे को पर्सनल गिफ्ट है जो है क्या कहते हैं मिला है। बट जो टैक्स अथॉरिटी थी उनका कहना था कि आपको गिफ्ट मिला है, लेकिन जो गिफ्ट की हमने वैल्यू डिसाइड कर रखी है उससे एक्सीड हो रही है। तो जो गिफ्ट की वैल्यू जो हमने डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट के थ्रू जो डिसाइड होती है, अगर आप उससे ज्यादा आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो आपको उस पर टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर आपके गिफ्ट्स हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर अगर आपका कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट दे रहा है तो उस पर आप टैक्स इम्प्लीकेशंस ध्यान रखें कि आपको ज्यादा हैवी टैक्सेस ना पे करना पड़ जाए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के केस में हुआ क्या, जितने की फरारी थी नहीं कहीं ज्यादा उनको टैक्सेस पे करना पड़ गया था। तो द नेट वैल्यू ऑफ द बैलेंसेस ऑफ विजिबल ट्रेड एंड ऑफ इनविजिबल ट्रेड एंड ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर डिफाइंस द बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। तो तीनों चीजों का जो बैलेंस है आपका विजिबल आइटम्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से आपका गुड्स का, सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर आपने कितने यूनिलेटरल ट्रांसफर किए, कितने गिफ्ट्स आपने दिए और आपको कितने गिफ्ट्स रिसीव हुए। तो ये करेंट अकाउंट की बात हुई। कैपिटल अकाउंट में क्या हमारा बात कर रहे हैं, ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कंसर्न चेंजिंग दे ईदर हिज असेट्स विद और हिज लायबिलिटी टू अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। तो यहाँ पे जब असेट्स एंड लायबिलिटी की बात होगी, जैसे कि सपोज करो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं फॉरेन में, तो वहां पे आपकी क्या लायबिलिटी क्रिएट होगी या आपकी असेट्स में चेंज आएगा। तो वो जो कैपिटल नेचर के हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। आगे बता रहे ट्रांजैक्शंस इन द कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट अ चेंज इन अ स्टॉक। अगर आपने जो हम एक कैपिटल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो है और स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप जो है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसमें बता रखा है कि अगर आप कोई ऐसे कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट अ चेंज इन अ स्टॉक, इधर असेट्स और लायबिलिटी का अगर उसमें चेंज आ जाए स्टॉक के, तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो आपकी असेट्स और लायबिलिटीज को चेंज कर रहे हैं। तो द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कंसर्न चेंजिंग ईदर हिज असेट्स विद और हिज लायबिलिटीज टू अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। तो जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे जो बोला टू आर रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, कि अगर सपोज करो कि आप कोई फॉरेन में रह रहा है, प्रॉपर्टी डीलर से आपका जो है कॉन्टैक्ट होता है, आप फॉरेन में असेट्स को अपनी परचेज करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर कि क्या आपकी वो लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है या फिर आपके लिए असेट्स क्रिएट कर रहा है। तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। और इसके साथ साथ ऐसे ट्रांजैक्शन जो स्टॉक है कैपिटल का, अगर उसमें हमारे क्या कहते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी के जो स्टॉक है अगर उसमें चेंज रिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद रिजर्व अकाउंट, तो जो स्टार्टिंग में बता रहा था कि रिजर्व अकाउंट के अंदर हमारा आईएमएफ है, एसडीआर है, और जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड का अकाउंट होता है। तो ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है जिसके अंदर हमारे तीन चीजें इंक्लूड है। पहला आईएमएफ का है, जो आईएमएफ की हमारी कितनी पोजीशन है किसी कंट्री की आईएमएफ के साथ। एसडीआर एलोकेशन है हमारा जो करेंसीज का जो बास्केट है उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी पोजीशन डिसाइड कर रखी है। और रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड कि आपके पास गोल्ड कितना है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। तो इन तीनों अकाउंट को हम मिला के बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो जो पहले हमारे दो अकाउंट थे करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंदर हम सिंपली क्या काम कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, विजिबल आइटम्स का,
उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं करेंट अकाउंट के अंदर, और सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूनिलेटरल जो हमारे ट्रांसफर्स हैं उनको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे हमारी असेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए या इंक्रीज हो जाए किसी फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट के संदर्भ में, पर्सपेक्टिव में, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है उसमें 3 चीजें आती हैं। आईएमएफ की आपके साथ, आईएमएफ की आपके कंट्री के आईएमएफ के साथ क्या पोजीशन है, एसडीआर एलोकेशन जो करेंसीज ऑफ बास्केट है, जो 4-5 करेंसीज हैं वर्ल्ड की, जो उसको मिला के एसडीआर एलोकेशन बना हुआ है। उसके बाद रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है और आपके पास गोल्ड कितना है। इन तीनों चीजों को मिला के हम किसी कंट्री का ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का नाम देते हैं। अब इसमें आगे बता रखा है The IMF account contains purchases, credits and repurchases from International Monetary Fund। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो आप परचेज कर रहे हैं एंड रीपरचेज कर रहे हैं, तो ये जो परचेज एंड रीपरचेज है आपका, ये क्या कहता है, आपका जो है लोन्स की बात कर रहा है कि आप जो है लोन्स ले रहे हैं या लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं, तो वो आईएमएफ का जो है हमारा पोर्शन है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में हमारे इंक्लूड है आरआर रिजर्व जी। एक्सक्यूज मी सर, आईएमएफ होता क्या है सर, थोड़ा डिटेल में आप बताओगे? आईएमएफ हमारा जो जैसा कि हमें पता है एक वर्ल्ड बैंक है एंड जो है हमारा दूसरा क्या कहते हैं आईएमएफ है। तो जो वर्ल्ड बैंक का पर्पस है मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। वर्ल्ड बैंक का जो पर्पस है, अगर किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए जो लोन दिया जाता है वो हमें प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि अगर किसी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन वीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो भी फंड आता है उसको हम आईएमएफ के पास से लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1991 में जब हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पोजीशन डिटोरिएट हो रही थी तो हम आईएमएफ के पास गए थे, वहां से हमने लोन लिया। तो आईएमएफ का सिंपल पर्पज है कि किसी कंट्री की जो अगर इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स हो रही है तो वो उन सिचुएशन में हेल्प करना है। और इसके साथ साथ जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन होती है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए आईएमएफ हेल्प करता है। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, सिंपल वो अगर किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो जो हमारा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लोन्स होता है उसको देता है हमारा वर्ल्ड बैंक। और जो आईएमएफ है वो सिंपल किसी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अगर वर्सन हो रही है तो उससे निकलने के लिए, या बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारी सिचुएशन वर्सन हो रही है तो उससे निकलने के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है वो आईएमएफ हमें देता है। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रिटेन वुड्स की इनको ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि जो हमारा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है, ब्रिटेन वुड्स एक जगह का नाम है, वहां पे इनका 1945 में कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो वहीं से ये लोग आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेट होकर आया था। तो इनके पर्पस डिफाइन कर दिए गए थे कि वर्ल्ड बैंक अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स आपके बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, या आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो उसमें जो लोन प्रोवाइड करेंगे, हेल्प आपको जो मिलेगी वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेंगे। और आईएमएफ क्या करेगा, आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोज करो आपका डेफिसिट में जा रहा है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन डिटेरिएट हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, तो इंटरनेशनल फॉर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है आईएमएफ, टू इम्प्रूव योर बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन एज वेल एज इम्प्रूव योर इकोनॉमिक सिचुएशन। तो समझ में आया आपको आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक? ओके सर। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर अ रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ एंड एलोकेटेड फ्रॉम टाइम टू मेंबर कंट्रीज। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं या जो हमारी करेंसी की बास्केट्स हैं, जो ड्राइंग राइट्स है आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है, या आपके पास कितने
जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है। इट कैन बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट्स बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज। तो इसको हम जो आईएमएफ हमारा जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, इसको अगर हम दो कंट्री के जो हमारे पेमेंट्स की सिचुएशन है उसको भी हम सेटल करने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो इंडिया एंड चाइना दोनों ट्रेड कर रहे हैं और किसी एक कंट्री में जो है डेफिसिट आ जाता है, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में आ जाता है। तो आप जो एक तो मेथड ये है कि आप उनसे जो है अपने जो करेंसी है वो डॉलर करेंसी उनकी करेंसी में आप पेमेंट कर दें, एक मेथड ये है। और एक मेथड ये भी है कि आपकी जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है आप उनका यूज करके उस सिचुएशन को सेटल कर सकते हैं। तो ये हमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं मॉनेटरी, अगर हमारे सिचुएशन ऐसी अराइज होती बिटवीन टू कंट्रीज के अंदर। तो आईएमएफ हमारा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ जो क्रिएट होता है आईएमएफ के थ्रू और मेंबर कंट्रीज को फ्रॉम टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो ये रिजर्व अकाउंट की बात हुई कि तीन चीजें हमारे इसके अंदर इंक्लूड है। पहला है आईएमएफ, दूसरा है एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और तीसरा हमारा रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड। तो दो चीजों की हम पहले बात कर चुके, आईएमएफ की ये बात हो गई, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात हो गई। जो हमारा रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड है इसमें हमारे यहाँ पे कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है और कितना हमारी कंट्री के पास गोल्ड का जो है स्टॉक है। जैसा कि हमारा जब 1991 में क्राइसिस हुआ था तो जब मैं आपको क्लास में डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया कि जब हम लोग आईएमएफ के पास गए थे जो है लोन लेने, तो हमने जो हमारा गोल्ड था वो रातों रात शिप के थ्रू वहां पे गिरवी रख दिया और किसी को पता भी नहीं चला। तो जो आपका गोल्ड है वो भी हमारा पार्ट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये रिजर्व अकाउंट की बात हुई। तो तीनों चीजों की हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, आपका करेंट अकाउंट का भी, कैपिटल अकाउंट का भी और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब बात करते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या रहा है इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जो हमारा ट्रेंड, हाँ जी सर एक बार एसडीआर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। जी ठीक है मैं करता हूँ। जो हमारा एसडीआर है वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, वो क्रिएट होता है आईएमएफ के थ्रू। अब आईएमएफ के थ्रू कैसे क्रिएट होता है कि जो आपके जो करेंसीज हैं वो टाइम टू टाइम डिफाइन करती हैं कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जो आईएमएफ के पास है वो आपका कितना रिजर्व है। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आपको जब आईएमएफ से लोन लेने जाते हैं तो वहां से आपको क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड करता है और आपकी जो एसडीआर पोजीशन है वो आप अपनी जो है अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स का जो है सेटलमेंट आपको करना है तो आप उसके भी थ्रू कर सकते हैं। कि सपोज करो जो एसडीआर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो करेंसीज हैं, एक डॉलर है हमारा, जापान की करेंसी है येन है, चाइना की है जो है क्या कहते हैं करेंसी है, और उसके अलावा एक दो करेंसी और है फ्रांस की है। तो ये जो मतलब कि पावरफुल कंट्रीज हैं इनकी जो करेंसीज हैं तो इनका जो एसडीआर एलोकेशन होगा वो जितना भी टोटल एसडीआर एलोकेशन होगा वो इन सब के लिए प्रोपोर्शन टू देयर कंट्रीज ज्यादा होगा। तो करेंसीज के अकॉर्डिंग आपका एसडीआर डिफाइन होता है, आपका डिटरमिन होता है कि एसडीआर सिंपल आपको एक राइट देता है कि आप आईएमएफ से कितना बोरो कर सकते हैं। कि सपोज करो कि जो हम एक अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है, जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं या फिर अगर आपका करेंट अकाउंट है तो उसमें एक क्रेडिट लिमिट होती है कि आप इतना अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप इतने नेगेटिव तक भी जा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा एसडीआर है इंटरनेशनल मार्केट में कि आपको राइट ये देता है कि आप कितना बोरो कर सकते हैं जो है आईएमएफ से। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं ट्रेंड्स इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जो हमारा ट्रेंड जो इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रहा है वो थ्रू आउट दी 5 ईयर प्लान्स डेफिसिट में रहा है एक्सेप्ट 2 प्लान्स जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो डेफिसिट में रहने का जो मेन फैक्टर रहा है, वैसे प्लान वाइज तो डिफरेंट फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर्स निकल के आते हैं सबसे पहला जो फैक्टर है कि हम स्टार्टिंग से इंपोर्ट ज्यादा करते आ रहे हैं।
क्योंकि हम जब हम इंडिपेंडेंस को जो है इंडिपेंडेंट कंट्री हम बने तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं था हमारे पास, और इतना हमारी इकोनॉमी क्या कहते हैं इतनी सेल्फ रिलायंट नहीं थी। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट वगैरह करना पड़ रहा था। और आज के टाइम में हम देखें तो आज के टाइम में भी हम इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है। तो पहला जो रीजन है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर दी कंजम्पशन पर्पजेस। उसके बाद जो हम इंडस्ट्रीज जब सेट करते हैं कि जैसा कि हम थर्ड फोर्थ 5 ईयर सेकेंड एंड थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में गए, तो हमने जो हमारा पर्पस था कि हम एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाएंगे। तो उसके अंदर हमने हैवी मशीनरीज का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का, कैपिटल गुड्स का ज्यादा इंपोर्ट किया। तो उससे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सिचुएशन वो वर्सन हुआ। और उसके अलावा हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री के अंदर 3 से 4 वॉर हुए, जैसे कि हमारा 1962 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ। तो ये जो हमारे वॉर हुए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहे हों या फिर चाइना के साथ रहे हों, तो मेजर वॉर तो हमारे जो पाकिस्तान के ही साथ ही रहे, 2 से 3 वॉर। तो जब वॉर हुई तो उसमें भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है वो डेफिसिट में रहा है। तो 3 मेजर फैक्टर है, पहला कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, दूसरा कैपिटल गुड्स का हम ज्यादा जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल टेक्निक्स जो है उनको ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और 1-2 प्लान्स में हम वॉर देख रहे हैं। और उसके अलावा और फैक्टर्स आते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी, अगर आज के टाइम में भी देखें तो मोर देन 50% हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। और एग्रीकल्चर किस पे बेस्ड है? नेचर के ऊपर। तो नेचर में अगर सही से बरसात ना हुई या फिर सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ वगैरह आ गई तो अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमी है उसको डैमेज कर देगी। तो फिर आपको अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन का जो क्राइसिस है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे बता रखा है दिस इज बिकॉज सच अ कंट्री रिक्वायर्स imported machines, technology and capital equipments for industrialization and economic growth। तो जो हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, कैपिटल चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर हमारे एग्रीकल्चर का उतना अच्छा तरीके से परफॉर्म ना कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो वो सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के डेफिसिट सिचुएशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो प्लान वाइज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आ रहे हैं फर्स्ट प्लान में, द फर्स्ट प्लान पीरियड। अच्छा, इससे पहले मैं फर्स्ट प्लान पे आऊँ तो इससे पहले मैं आपका प्री प्लानिंग पीरियड में बता देता हूँ। प्री प्लानिंग पीरियड दैट इज पीरियड बिफोर 1951, क्योंकि हम 1951 से जो प्लानिंग हमारे इंडिया में अडॉप्ट की गई। तो 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस को अचीव करते हैं और 4 साल हम लोग विदाउट प्लान्स चलते हैं, ठीक, यानी कि हम जो हमारा प्लानिंग मेथड है उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं करते। तो 1947 से लेकर 1951 तक का जो हमारा पीरियड रहा है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो भी डेफिसिट में ही रहा है। क्यों डेफिसिट में रहा? क्योंकि हम उतने टाइम पे हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, ये कह सकते हैं। और जो हमारी कंट्री के अंदर उससे पहले की सिचुएशन ये थी कि हम फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे बिफोर इंडिपेंडेंस, कि हम जैसे कि हमें पता है अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, तो उन्होंने जो ट्रेड किया, और ट्रेड में हमने देखा था जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के जो रिसोर्सेस थे उनको एक्सप्लॉइट किया। तो उसकी वजह से हमारा जो 1947 की पहले की जो सिचुएशन है वो भी एक फैक्टर रही कि 1951 से बिफोर प्लानिंग पीरियड हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है वो डेफिसिट में रहा है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाज अफेक्टेड बाय द कोरियन वॉर रूम, अमेरिकन रिसेशन ऑफ 1953 and favorable monsoon at home which helped to boost agricultural and industrial production। तो जो 1951 से लेके 1956 तक का जो पीरियड है उसके अंदर हमारे साथ क्या रहा कि हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन तो ये रही कि हमारे यहाँ पे मॉनसून जो रहा वो फेवरेबल रहा, तो जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूस्ट हुआ। लेकिन उससे पहले क्या था कि 1951 के अंदर ही अमेरिकन रिसेशन 1953 में आया था, और जो कोरिया का वॉर हुआ था वो सिचुएशन जो है एक फैक्टर थी हमारे कंट्री के फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज ओनली ₹42 करोड़। अच्छा, एक चीज और, मैं जब मैं डेफिसिट की बात करूंगा, जितने भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब डेफिसिट की बात करते हैं तो हम सिंपल करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं।
कि हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें कितना डेफिसिट आया है। हम कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इन सबको नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ हम करंट अकाउंट तक ही सीमित रहते हैं कि जो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है गुड्स का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है सर्विसेज का, और जो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं सिर्फ वही तक की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जब डेफिसिट की बात होगी तो ऑटोमेटिक हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे। तो डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज ओनली ₹42 करोड़। सेकेंड प्लान में आते हैं। सेकेंड प्लान का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो था हमारा हैवी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड विच एग्रीगेटेड ₹2339 करोड़। अब यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आया हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा 2339 करोड़ रुपए का डेफिसिट था, लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था इन दिस प्लान वाज ₹1725 करोड़। तो ये क्यों हुआ, इसका रीजन ये था द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शार्पली डिक्लाइंड एंड द कंट्री वाज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू थिंक ऑफ वेज एंड मींस टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड एक्सपांड एक्सपोर्ट्स। तो जो वेज एंड मींस आपके मेथड्स है जो आरबीआई के हैं उसको हमने अडॉप्ट किया, जिससे हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया और एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हम सिर्फ 42 करोड़ का हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट था वो इंक्रीज हो गया 1725 करोड़ रुपए का। तो जो पहला रीजन इसका ये था कि हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो बहुत तेजी से नीचे गया, यानी कि हमारी जो करेंसी थी वो वीक हुई इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल करेंसी। थर्ड 5 ईयर प्लान में आते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट वाज अनफेवरेबल टू द ट्यून ऑफ ₹1951 करोड़। तो 1951 करोड़ का हमें डेफिसिट हुआ थर्ड प्लान में। और इसका जो हमारा फैक्टर था क्यों था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 1725 करोड़ रुपए का था, उसका एक रीजन था ये हमारा कि थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1950 करोड़ रुपए बढ़ा। और इसका जो रीजन था हैवी अमाउंट हैड टू बी पेड बाय इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ लोन, कि जो हमने लोन लिया जब हमारी एक्सचेंज रेट बहुत शार्प तरीके से सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है डिक्रीज हुआ, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने लोन लिया होगा, तो उस पर जो हम इंटरेस्ट हमने पे किया तो उसकी वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इंक्रीज हो गया 1951 करोड़। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो एक हमारा ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस का, जिसमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल कमोडिटीज ऑन दी वन साइड, एक तरफ तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें और दूसरा हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो जो दोनों मेथड हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो अल्टीमेटली हम अगर देखें तो हम अपनी डिपेंडेंस को फॉरेन कंट्री के ऊपर कम कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आप सिंपल कहते हैं कि हम वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे जिसको हम डोमेस्टिक तरीके से अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सो दैट कि हम उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन के लिए फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और एक्सपोर्ट प्रमोशन आप कर रहे हैं तो आपके यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिल आएगा वो कम होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव होगा, वो सरप्लस में जाएगा, वो पॉजिटिव जाएगा। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट मैनेज टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड सक्सीडेड इन एक्सपांडिंग एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे बात आती है फोर्थ 5 ईयर प्लान में इन सारे जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए उनकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फेवरेबल हुआ 100 करोड़ रुपए, यानी कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हमारा सरप्लस में हो गया ₹100 करोड़ का। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो सरप्लस टू द ट्यून ऑफ ₹100 करोड़। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आते हैं तो यहां पे भी सरप्लस में था। ड्यूरिंग द होल ऑफ द फिफ्थ प्लान इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ड्यू टू अ शार्प इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल।
तो जो हमारी सर्विसेज है, इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ पे जो हमारी सर्विसेज थी उनकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट 5 ईयर प्लान में था वो इम्प्रूव हुआ और वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में था 3082 करोड़ रुपए। तो 4th 5 ईयर प्लान जिसमें 100 करोड़ रुपए का हमें सरप्लस था और 5th 5 ईयर प्लान में 3082 करोड़ रुपए का हमें सरप्लस था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। लेकिन 1979 और 80 में ऑनवर्ड्स इंडिया started experiencing very adverse balance of payment. India had to meet this colossal deficit in the current account through withdrawals and borrowings from IMF. तो ये जो 1989 और 80 से स्टार्टिंग हुई जो है एडवर्स सिचुएशन की, उसको इंडिया ने जो है पेमेंट किया उसके लिए और उसने अपनी करंट अकाउंट से और IMF से जो उसने लोन लिया उसके थ्रू उसको पेमेंट करने की कोशिश करी। तो इसकी वजह से हम अब 6th प्लान में क्या देखेंगे, अगेन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिटोरिएट जाएगा। तो 6th प्लान कैरेक्टराइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन एक्यूट। एक्यूट का मतलब है यहाँ पे बहुत ही जो है हम कह सकते हैं कि एक अनफेवरेबल सिचुएशन थी, बहुत ही कमी थी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस में। तो द एनुअल एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ₹2600 करोड़ ड्यूरिंग द 6th प्लान। तो एनुअल जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट निकालें तो 2600 करोड़ रुपए का था और टोटल डेफिसिट हमारा करंट अकाउंट का इन 6th प्लान वाज ₹11,384 करोड़। तो आप अंदाजा लगाइए कि 5th प्लान में आपको सरप्लस था बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन में 3082 करोड़ रुपए का, एंड जैसे आप 6th 5 ईयर प्लान में आते हैं आप जंप करते हैं सीधे डेफिसिट में 11,384 करोड़ रुपए का। तो ये जो एक्यूट पोजीशन की बात कर रहा है ये इसी वजह से कह रहा है। तो हमारा अब यहाँ पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 3.3% ऑफ जीडीपी हो गया और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.4% ऑफ जीडीपी, which again shows a very dismal position, very acute position. 7th प्लान में exports performance substantially improved in the 7th plan with average volume growth exceeding 7%. The share of net individuals earning in financing trade deficit declines from 63% during the 6th plan to 29.5% during the 7th plan. तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था 63% का वो डिक्रीज हो गया 29.5% पे आके ड्यूरिंग द 7th प्लान, और एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज टू 2.4% इन द 7th प्लान। जो हमारा अगर हम देखेंगे जो 3rd प्लान में 3% था ट्रेड डेफिसिट और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.4% का था, वो हमारा 7th प्लान में इंक्रीज हो रहा है 2.4%। और डेफिसिट हमारा आया करंट अकाउंट का 38,313 करोड़, और जिसके लिए मेजर फैक्टर था हमारा गल्फ वॉर, जो हमारे खाड़ी देशों का वॉर हुआ था, वो उसकी वजह से हमारा 7th प्लान में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जब वो करंट अकाउंट डेफिसिट में गया 38,313 करोड़ रुपए का। 8th प्लान में आते हैं 1992-1997 में। तो 8th प्लान की स्टार्टिंग होती है, उससे पहले 7th प्लान तक 1990 तक का जो पीरियड है, 1985 से लेकर 1990 तक का जो पीरियड है 7th प्लान का, उसमें हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो वर्सन हो रही थी और 1991 का तक केस हमने देखा ही देखा है। तो यहाँ पे बता रखा है 1990 और 91 एज वेल एज 1991 एंड 1992 पोस्ट अ वेरी अनफेवरेबल बीओपी सिचुएशन। 1990-91 हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 17,366 करोड़ रुपए का था और फॉरेन रिजर्व्स वर रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ ₹4388 करोड़ व्हिच इज नोन एज द स्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो हम जब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की बात करते हैं 1991 के अंदर, वो इस वाले पॉइंट से हमें पता लगता है। और ये आप देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज वेरी अनफेवरेबल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट वाज टू द ट्यून ऑफ ₹59,832 करोड़। तो 59,832 करोड़ रुपए का हमारा
करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है 7th प्लान के अंदर। और उसके लिए जो मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे 1991 एंड 1992 के जो सिचुएशन थी, जो 1990 से लेकर चली 1985 से वैसे स्टार्टिंग होगी इसकी 7th प्लान से ही। अब क्योंकि हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, अपनी इकोनॉमी को लिबरेट किया, तो उसके अंदर हमें अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मैच करना था। तो हमने कैपिटल गुड्स का जो है इंपोर्ट किया और हमने बाकी और सारी चीज़ों का हमने इंपोर्ट किया। तो उसकी वजह से जो हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ चलना चाह रहे थे, तो उसकी वजह से हमें एक हैवी पेमेंट पे करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वर्सन हुआ। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड द राइज इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल वर द मेन रीजन फॉर द एडवर्स बीओपी सिचुएशन ड्यूरिंग दिस प्लान। 8th 5-year प्लान में अगेन हमारा वर्सन हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो हमारे जो फर्स्ट 4 ईयर थे, यानी कि 1997 से लेके जो हमारा चला 2001 तक का टाइम पीरियड, उसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन 69,434 करोड़ का करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। लेकिन लास्ट ईयर जो इसका था यानी कि 2002, उसमें जो है हमें एक फेवरेबल सिचुएशन मिली बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 2001-2002 में 6,719 करोड़ का फेवरेबल था, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ओवरऑल पेमेंट जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी इन करेंट अकाउंट डेफिसिट 62,715 करोड़ रुपए। तो ये जो हमारा 9th प्लान का जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इसमें एडवर्स करेंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, वो जो हमारा 7th 5-year प्लान के जो फैक्टर्स थे वही आएंगे कि हमने इंपोर्ट किया कैपिटल गुड्स का, और जो हमारे क्रूड ऑयल का प्राइसेस था वो इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 9th प्लान वाज आल्सो इन डेफिसिट। 10th प्लान में ईयर वाइज यहाँ पे दे रखा बीओपी सिचुएशन, इसमें भी अनफेवरेबल थी। तो पहले ही ईयर में 2002-2003 में 19,987 करोड़ रुपए का, और सेकेंड ईयर में सरप्लस हो गया, लेकिन जो है हमारा फर्स्ट 5 जो इसमें ईयर में भी सरप्लस था और सेकेंड ईयर में भी हमारा सरप्लस में था। लेकिन लास्ट ईयर जो इसमें ईयर 2005-06 जो हमारा था उसमें डेफिसिट हो गया 40,722 करोड़ रुपए का। 11th प्लान में यहाँ पे हमारा जो है डॉलर टर्म्स में दे रखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट वाज इन डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट इन द लास्ट ईयर ऑफ दिस प्लान, यानी कि जो क्या कहते हैं 2011-12 का ईयर था जो 11th प्लान का, क्योंकि स्टार्टिंग थी हमारी 2007 से लेके और एंड हुआ 2012 में, इसका लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 2011-12। तो 2011-12 में करंट अकाउंट डेफिसिट 189.8 US बिलियन डॉलर का था, जो जीडीपी का 10.2% था। अब तक का सबसे हाईएस्ट जो डेफिसिट हमने करंट अकाउंट में देखा है वो 11th प्लान में देखा है। हायर ग्रोथ इन इंपोर्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स वाज द प्राइम रीजन फॉर दिस डेफिसिट इन बीओपी। तो जो हमने इंपोर्ट किया हैवी, उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन पे, और वो एडवर्स हो गई इन 11th प्लान का जो लास्ट ईयर था उसमें 10.2% ऑफ जीडीपी हो गई। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट इन दिस प्लान ओवरऑल, यानी कि इस प्लान में जितने भी ईयर थे उनमें ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा था 78.2 बिलियन US डॉलर, और जो हमारी जीडीपी का 4.2%। उसके बाद 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान में क्या हुआ कि हमारा करंट अकाउंट इन दिस प्लान हैज आल्सो बीन देयर एज लाइक प्रीवियस ईयर, यानी कि जैसा कि हम प्रीवियस 5-year प्लान में सिचुएशन देखते आ रहे हैं 1992 के बाद, या हम 5th 5-year प्लान के बाद की बात करें जिसमें हम डेफिसिट ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसे ही सिचुएशन इस प्लान में भी आई। अब यहाँ पे मैंने ईयर वाइज लिख रखा है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ 12th 5-year प्लान में, यानी कि 2012-13 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था 4,79,610 करोड़, यानी कि 4,79,610 करोड़। उसके बाद अब 12th 5-year प्लान में एक अच्छी चीज ये थी कि जैसे जैसे हम ईयर वाइज मूव किए वैसे वैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो डिक्रीज होता गया। जैसे कि फर्स्ट 5-year प्लान में 4,79,610 करोड़ का करंट अकाउंट डेफिसिट था।
उसके बाद ईयर 2014-15 यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान में जब थर्ड फोर्थ इसमें क्या कहते हैं थर्ड ईयर में आया तो ये डिक्रीज हुआ 1,63,300 करोड़ का। 2016 में यानी कि फोर्थ ईयर में आया जब 12th प्लान में तो ये अगेन डिक्रीज हुआ और ये डिक्रीज होकर हुआ 1,43,762 करोड़। और जो लास्ट ईयर में 2016-17 में करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हुआ 96,916 करोड़। तो अगर हम 12th 5 ईयर प्लान को एक बार एनालाइज करें तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और बीओपी सिचुएशन हमारी इंप्रूव हो रही है। क्योंकि जो फर्स्ट अगर इसके ईयर में देखें 2012-13 में तो 4,79,610 करोड़ और लास्ट ईयर में आप 96,916 करोड़ पे ही करंट अकाउंट आपका डेफिसिट है। तो इसमें आपको बहुत एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव या फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए रही है जैसे जैसे हमारे जो ईयर थे 12th 5 ईयर प्लान्स के जैसे जैसे हम उनमें आगे मूव करते हैं। तो अब इसका रीजन क्या है कि ये जो हमारा करंट अकाउंट यहाँ से जो एक हैवी अमाउंट का वो धीरे धीरे यहाँ पे आके बहुत कम हुआ। तो लोअर ट्रेड डेफिसिट एंड मोडेस्ट ग्रोथ इनविजिबल रिजल्टेड इन लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि जो हमारी आईटी सर्विसेज थी 2002-2004-5 के बाद वो अपनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी है। आज के टाइम में देखें तो जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं आईटी सर्विसेज में तो वी आर इन दी वर्ल्ड्स बेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर एंड वी रैंक इन दी कैटेगरी ऑफ टॉप 5 आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो ये जो सारे फैक्टर्स है हमारा जो इंडिया का आईटी सर्विसेज है या सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी वजह से हमें 12th 5 ईयर प्लान में हम देख रहे हैं कि हम अपनी एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन को कंटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो लोअर ट्रेड डेफिसिट यानी कि क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी हमने बढ़ाया और जो उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ और जो हमारे इनविजिबल आइटम्स थे उनमें ग्रोथ हुई तो उसकी वजह से हमारा ये जो 12th 5 ईयर का प्लान था उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है ओवरऑल सिचुएशन वो इम्प्रूव हो रही है 12th 5 ईयर प्लान के अंदर। तो ये हम आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।